बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लिटरेरी सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान और फिर रिलीजन को फोकस किया था। आज का हमारा टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ान और टू नेशन थ्योरी, यानी सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान का शुमार तहरीक पाकिस्तान के अजीम बानियों में होता है और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने सबसे पहले बरसगीर में मुसलमानों की जो सेपरेट आइडेंटिटी थी उसको उभारा और अपनी तहरीरों और सरगर्मियों में टू नेशन थ्योरी को वाज़ह तौर पर एक्सप्लेन किया। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो एक सेपरेट आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया। उर्दू के बारे में हिंदुओं के मुतासबाना रवैये ने सर सैयद अहमद ख़ान के सियासी ज़ाविये निगाह को बिल्कुल तब्दील कर दिया। ये जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी, इसने दोनों कौमों के दरमियान तफरके की एक वसी खलीज हायल की। सर सैयद की बसीरत और दूर अंदेशाना निगाहों ने इस हकीकत को अच्छी तरह से जान लिया कि हिंदू और मुसलमानों के सियासी रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग और जुदागाना हैं। वो दोनों एक कौम की हैसियत से नहीं रह सकते और न ही मुल्क की बहबूद और तरक्की के लिए जॉइंटली कोई भी एफर्ट कर सकते हैं। चुनाचे मौलाना हाली सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात जो हयात जावेद है उसमें लिखते हैं कि ये पहला मौका था जब सर सैयद अहमद ख़ान को यकीन हो गया कि अब हिंदू और मुसलमानों का बतौर एक कौम साथ चलना और दोनों को मिलाकर सबके लिए साथ साथ कोशिश करना मुहाल है। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की जो सेपरेट आइडेंटिटी थी उसको उभारा। वो हिंदू और मुसलमानों को दो अलग कौमें तस्वुर करते थे और उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा कि मुसलमान सियासी लिहाज से एक अलग कौम है जिनके तारीख़ी हालात, जिनके गराज़ व मकासद, जिनके मफाद और मसलतें और मज़हब सब एक दूसरे से अलग हैं। फिर आपने एक जो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था उसकी आपने मुखालफत की। कांग्रेस ने चूँकि मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान के अंदर नुमाइंदा हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए और शुरू से ही जब से कांग्रेस बनी वो हिंदुस्तान के अंदर नुमाइंदा हुकूमत के क़याम के हक़ में थी। इसने शुरू से लेजिस्लेटिव यानी कानून साज काउंसिलों की इस्लाह का मुतालबा किया और इस बात पर जोर दिया कि इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा वसअत जाए और उनमें मुंतखब नुमाइंदों को ज़्यादा तादाद में शामिल किया जाए। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस मुतालबे को भी मुसलमानों के लिए नुकसानदेह करार दिया। इस दौर में चूँकि अडल्ट सफरेज का जो कॉन्सेप्ट था यानी बालग के रायदही वो तरीका और राइट नहीं था, बल्कि वोट के लिए कुछ शराइत आयद की जाती थी। सर सैयद का ख्याल था कि अगर वोट के लिए माली अहलियत की शर्त रखी जाती है तो भी मुसलमान इस लिहाज से काबिल नहीं कि हक रायदही के लिए उनका नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज किया जाए और अगर वोट का हक म्यूनसिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और यूनिवर्सिटियों के अरकान को तफवीज़ किया जाता तो उस सूरत में भी वो लेजिस्लेटिव काउंसिलों में मुनासिब नुमाइंदगी हासिल नहीं कर सकते थे क्योंकि इन इदारों पर भी हिंदू काबज़ थे। अगर कांग्रेस के उस मुतालबे को भी तस्लीम कर लिया जाता तो मुसलमान हमेशा के लिए हिंदुओं के ग़ुलाम बन जाते। 1883 में सर सैयद अहमद ख़ान ने कानून साज काउंसिल में एड्रेस करते हुए फरमाया, कोर्ट जमहूरी तरीके नुमाइंदगी से हमेशा अक्सरियत के मफाद की निगरानी होती है, ताम जिस मुल्क की आबादी नस्ली और मजहबी लिहाज से एक हो वहाँ ये तरीक़ाकार बेशक बेहतरीन है, लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ज़ात पात की तकसीम बदस्तूर हो, जहाँ नस्ली और मजहबी इख्तिलाफ़ात शदीद हों और जहाँ तालीम से तमाम तबके यकसां तौर पर इस्तेफ़ादा ना करते हों, वहाँ मुझे यकीन है कि नुमाइंदगी का सादा जमहूरी तरीके इंतखाब कामयाब नहीं हो सकता। इससे अक़लियत यानी मुसलमान जो है वो हमेशा नुकसान में रहेगी। मुसलमान बतौर अक़लियत जो है नुकसान में रहेंगे। एक और जगह पर आपने फरमाया एड्रेस करते हुए कि कांग्रेस की तजवीज़ एक ऐसे मुल्क के लिए जिसमें दो कौमें आबाद हों बड़ी खिलाफ मसलत है। फ़र्ज़ किया अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ जाएं तो मुल्क का हुक्मरान कौन होगा? यकीनन हिंदू। इसलिए जमहूरियत में हमेशा अक्सरियत इक़्तिदार की मालिक होती है और अक़लियत सरनिगू। सर सैयद अहमद ख़ान का ये मुतालबा था कि इस नुमाइंदा जमहूरियत में मुसलमान चूँकि अक़लियत में है इसलिए वो अपनी बेहतर तौर पर नुमाइंदगी नहीं कर सकते और मुसलमान इस निज़ाम के अंदर नुकसान में रहेंगे। फिर आपने एक और इम्पॉर्टेंट मुतालबा किया जो तागान इंतखाब का, सेपरेट इलेक्टोरेट।
1892 کی جب دستوری اصلاحات ہوئیں اس کی روح سے پہلی مرتبہ انتخابات کا ایک تصور دیا گیا، یعنی 1882 کی جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز تھی اس کی روح سے فرسٹ ٹائم جو الیکشنز کا وہ کانسیپٹ تھا وہ دیا گیا۔ سر سید نے اسے تشویش کی نگاہ سے دیکھا، اگرچہ وہ انتخاب کے خلاف نہیں تھے لیکن ہندوستان میں اس طریقہ کار کے مطابق حکومت کو ہندو اکثریت کی حکومت سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مسلمان چونکہ ایک جداگانہ قومیت کے حامل ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ برصغیر میں جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کیا جائے، یعنی ہندو ووٹرز اپنے ہندو امیدواروں کو چنیں اور مسلمان ووٹرز اپنے مسلمان امیدواروں کو، اور تاکہ مسلمان اپنے مفادات کا بہتر طور پر تحفظ کر سکیں۔ اگر اس کو ہم کنکلوڈ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سر سید احمد خان کی سیاسی بصیرت تھی، دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح بھانپ لیا کہ دور مسلمانوں کے سیاسی راستے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ مسلمان چونکہ اقلیت میں اس لیے وہ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہ کر برصغیر کی سیاسی افق کبھی بھی ایک مؤثر طاقت کی حیثیت سے نہیں ابھر سکتے۔ سر سید کے اس خیال کو ہندوؤں کے متعصبانہ رویے نے کافی تقویت دی، اور سر سید احمد خان ہی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ہندی مسلمانوں کے لیے لفظ نیشن جو ہے وہ استعمال کیا۔ وہ ہندو اور مسلمانوں کو دو الگ قومیں تصور کرتے تھے۔ بعد میں اسی نظریے پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سیاسی نظریات کی بنیاد رکھی، اور پاکستان کے قیام میں بھی اس ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریہ کی جو بنیاد شامل ہے۔ اسی ٹو نیشن تھیوری کی آبیاری فردر پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اپنے خطبات میں کی، اپنے ایڈریسز میں کی، اور مسلمانوں کو باور کروایا، ہندوستان کے مسلمانوں کو ریئلائز کروایا کہ وہ دو قومیں ہیں اور ہندوستان کے اندر ان کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسی سرزمین چاہیے جہاں پر وہ اسلام کے سنہری اصولوں کو آزما سکیں۔ آج کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شملہ ڈیپوٹیشن کو فوکس کریں گے۔ اسٹے بلیسڈ، کیپ پریئنگ فار می، فار پاکستان اینڈ فار یور سیلف۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔